हम लोग हेडिंग करेंगे आज के लेक्चर में अभाज्य संख्याओं के बारे में। हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भले ही मैंने आपको अभाज्य संख्या बता दिया था, लेकिन कुछ जानकारियां आपको होना आवश्यक है कि अभाज्य संख्या बेसिकली क्या है। अब अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले यही लाइन कहते हैं कि जो स्वयं तथा एक से ही कटे। ठीक है, मैंने यहां पर कहा कि डिविजिबल बाई, आप सब लोग समझते जाइएगा, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली। ये सब पता है आप लोगों को फिलहाल, इटसेल्फ ओनली। एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैविंग ओनली टू फैक्टर, इसके क्या होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, हैविंग ओनली टू फैक्टर। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, जो जनरल बातें होती हैं, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, आपको अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पर किसको हम लोग अभाज्य कह सकते हैं। तो पहले से भी कंफर्म किया गया था, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, एक से कटती है, अभाज्य है। जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह केवल पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव पूर्णांक है। संख्याएं जो हैं आपकी पॉजिटिव पूर्णांक अर्थात धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर इनकी बात किया जाए तो इनकी जो शुरुआत होती है सबसे पहली से, या हम लिख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो होती है। इतनी बातें तो हम लोग यहाँ पर आमतौर पर जानते हैं। अगर हमें पहचान करने की बात होती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहते हैं कि कौन कौन से अभाज्य हैं, तो हम क्योंकि शुरुआत दो से करते हैं इसलिए हम लिखेंगे दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 है, 13 है, ये सब संख्याएं आपकी अभाज्य हैं। तो जो जनरल बातें होती है ऑल अबाउट द प्राइम नंबर की, आपकी ये संख्याएं फला 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 जो स्वयं और एक से कटती हैं, जिनकी शुरुआत दो से होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सब संख्या आपकी प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो बेसिक डिफिनीशंस हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ बातें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ पाते हैं कि अभाज्य से लेकर के कुछ ऐसे जनरल बातें हमसे, जैसे अभी आप एक बात दिमाग में रखो, आपसे जैसे एक शब्द यहाँ पर पूछा जाता है कि एक के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, ओनली वन फैक्टर। जबकि इसमें कहा गया केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, ना दो से कम होने चाहिए, ना दो से ज्यादा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक को अपना कोई प्राइम नंबर नहीं मानते, बल्कि जीरो को भी कोई प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। जीरो और एक को छोड़ दिया जाए तो हम लोग स्टार्टिंग दो से करते हैं, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद पांच आया, पांच के बाद सात आया। इस क्रम में हम उन संख्याओं को लेते जा रहे हैं जो कि स्वयं तथा एक से कट रहे हैं, वही संख्या आपकी अभाज्य है। कुछ प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्या पूछ लिया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसी साथ अगर हम लोग यहाँ पर क्योंकि इतनी बातें पढ़ रहे हैं, एक लाइन अगर यहाँ पर हम ये भी लिख लें कि कंपोजिट नंबर क्या है, क्योंकि एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पर दोनों के बीच होना चाहिए। कंपोजिट नंबर, जिसको आप आमतौर पर भाज्य संख्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, भाज्य संख्या कह रहे हैं, भाज्य संख्या कह रहे हैं। तो हमने कहा भाज्य संख्या वह है जो कि अगर ऐसे जनरली डिफिनेशन के माध्यम से थोड़ा समझ लिया जाए तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके, अब देखिए ध्यान से, स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा, कम से कम, कम से कम अन्य एक संख्या, अन्य एक संख्या से भी कटे, अन्य एक संख्या से भी कटे। इसके एटलीस्ट थ्री फैक्टर, यहां पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट थ्री फैक्टर। मतलब मेरा कहना था कि कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो, ध्यान रखिएगा। इस संख्या के कम से कम क्या हो, तीन गुणनखंड हो, जिसकी शुरुआत जो होती है, देखिए शुरुआत ऐसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में जीरो, एक, दो, तीन, ये तीन की चारों संख्या प्राइम कंपोजिट नहीं हो सकती है। इसकी जो शुरुआत होती है, द फर्स्ट मतलब पहली जो संख्या होती है, पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या चार होती है।
पहली भाज्य संख्या 4 होती है और वह एक ऐसी संख्या है, जैसे अगर आप सोचें तो 4 है, तो 4 1 से कटा, 4 से कटा, कम से कम एक और संख्या से भी कट गया जिसका मान 2 है। अगली संख्या अगर आप सोचो तो 6 है, 1 से कटा, 6 से कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा। इसका कहने का मतलब हुआ कम से कम 3 गुणनखंड हों। कम से कम का मतलब ये होता है कि स्वयं से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा भी किसी ना किसी से कटे, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब वो आपका, मतलब वो 2 मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड भी हो, जिसके 40-50 गुणनखंड भी हो, वो भी भाज्य संख्या है। मतलब इसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो अब भाज्य संख्या होती है। बेसिकली आप लोग इसको जानते हैं। अब हम चलते हैं, जो डायरेक्ट प्रश्न कभी-कभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं काउंटिंग को लेकर के। जैसे हमसे कहा जाएगा कि ये भाज्य संख्याओं की आपसे बात मैं कर रहा हूँ, भाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, जिसको आप प्राइम नंबर कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया मुझे आप बता दो कि हमने आपसे शायद डिस्कस भी किया था कि अगर मैं 1 से लेकर 50 तक की बात करूं, 1 से 50 तक, फ्रॉम 1 टू 50, 1 से 50 तक, अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने प्राइम हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो आप बताइए। 1 से अगर 100 तक मैं पूछूंगा, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 1000 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। जो लोग बता सकते हैं प्लीज कमेंट कर दें। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य, यहाँ पर हम गलत लिखे हैं, अभाज्य होना चाहिए, भाज्य नहीं, प्राइम नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर प्राइम की बात करें 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 1000 तक। अगर आप ऐसे जनरली भी देखेंगे तो आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर दिमाग में रखिए 1 से लेकर 50 तक अगर सोचो, 1 से 50 तक हमारे पास कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15। 1 से लेके 100 तक अगर चलेंगे तो 25 अभाज्य संख्याएं होती, 1 से लेके 1000 तक चलेंगे तो 168 अभाज्य संख्याएं होती। ठीक है, काउंटिंग इसकी रख लीजिए, डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसका बस यही एक पैटर्न है कि आप इसको याद रख लीजिए कि 1 से लेकर अगर 50 तक आएगा तो 15 याद रखिएगा, 1 से लेके 100 तक आएगा तो 25 हो जाता है, और 1 से लेके 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं टोटल होती है, 168 होती है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी समय पूछा जाएगा कि भाज्य संख्याओं की बात की जाएगी, भाज्य संख्या की बात की जाएगी, जिसको आप कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आप पूरी बातें सुनिएगा। जैसे आपको अच्छी तरह से पता है कि भाज्य की शुरुआत कहां से होती है, भाज्य की शुरुआत होती है आपकी 4 से, भाज्य की शुरुआत 4 से होती है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, फिर मैं पूछूंगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, फिर मैं पूछूंगा 1 से 1000 तक। आप मुझे इसका भाज्य संख्याओं की कैलकुलेशन बता दीजिए। तो आप कहोगे सर बताना बहुत आसान है। भाई अगर हम लोग 1 से 50 तक सोच रहे हैं, कुल 50 संख्याएं हैं, ठीक है। अभी इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। जैसे आप ये सोच रहे हो कि 1 से 50 तक अगर 15 भाज्य अभाज्य हैं, तो भाज्य कितने होंगे? तो आप कहोगे सर अगर 50 टोटल हैं, तो 50 में से 15 निकाल दो, 35 हो जाएगा। यही तो आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ बातें सब दिमाग में सेट रखना चाहिए हम लोगों को। क्या रखना चाहिए कि जीरो को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि काउंटिंग हम 1 से कर रहे हैं तो 1 की बात करेंगे। 1 को भी छोड़ दीजिए, 2 की भी छोड़ दीजिए, 3 को भी छोड़ दीजिए। तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से होती है। लेकिन यहां से अगर हम लोग काउंट करते हुए कुल 15 संख्याएं प्राप्त किए हैं, कितने में? 1 से लेके 50 तक, जो कि अभाज्य हैं। तो भैया आप कंफर्म कर लो कि भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, क्योंकि आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर टोटल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो टोटल की बात अगर देखो तो यहाँ पर हमारे सामने 2 जो है वो भाज्य संख्या होता है। दो अच्छा, इसमें आप एक बात दिमाग में रख लो, जो 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर कुल 15 हैं, टोटल अगर हमारे पास कुल 50 हैं, 50 में से 15 अगर हमारे अभाज्य हैं, तो 1 तो ना भाज्य सोचा जाता है ना अभाज्य सोचा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 35 होगा, क्योंकि 100 में से हम 15 निकाल दे तो 35, 50 में से 15 निकाल दे तो 35 होगा। नहीं, क्योंकि उसमें 35 तब होगा जब 1 भी इंक्लूडेड होता। 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी 34। ये संख्या क्या हो जाएगी? 34। इसी तरह से आप ये सोच रहे हैं कि अगर 1 से 100 तक मान लो 25 था, तो 100 से 25 निकाल दे 75 होगा। नहीं, 75 नहीं होगा, क्योंकि 1 इसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो यह संख्या आपकी 74 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 74 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 1 से लेके 1000 तक 168 होता है, तो 1000 से अगर 168 निकाल दें, मान लो अगर 1000 से हमने 100 निकाला तो 90 900, और 60 और निकाला तो 840, 8 और निकाला तो 832, तो 832 से एक और घटा दीजिए, 831 हो जाएगा।
इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं एक-एक कम करके, क्योंकि आपको पता है कि हम काउंटिंग में एक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि आपको पता है एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो सीधा घटा देने में एक भी इंक्लूड होता था। एक को फिर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने जैसे हमसे कहा कि 1 से लेके सर 50 तक कुल 15 अभाज्य हैं, काउंट करके देख लीजिए। 1 से लेके 50 तक अगर आप सोचोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख करके भी चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। आप काउंट करके सोच लीजिए तो आपको दिखेगा कुल 15 संख्याएँ दिखेंगी जो अभाज्य हैं। तो आपके मन में आ रहा सर 1 से लेके अगर 50 तक कुल 50 संख्याएँ हैं, 50 में अगर 15 अभाज्य हो गई, तो 35 भाज्य होती। आपके मन में कन्फ्यूजन है। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम 1 से लेकर 50 तक जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुल 50 संख्याएँ आ रही हैं, 50 में से अगर 15 मेरी अभाज्य हैं, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि जैसे हम 50 से 15 निकाले तो आपको लग रहा है और श्योर भी होना चाहिए कि 35 हमारी भाज्य हो गई। बट 35 तब भाज्य होती जब एक भी भाज्य या अभाज्य की कैटेगरी में आता। बट आपको अच्छे से पता है कि एक जो है भाज्य अभाज्य दोनों की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए उस 35 में से एक और घटा देंगे, तो यह संख्या 34 हो जाएगी। सेम टू सेम 100 में से अगर हम 25 निकाले, 75 में से एक और घटा दें, 74 हो जाएगा। 1000 में से 168 निकालेंगे तो 832 होगा, एक और कम कर देंगे तो 831 हो जाएगा। इस तरह से संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं। सीधे-सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जीरो इसलिए नहीं ले रहे हैं खुशी जी, क्योंकि जीरो को तो हम काउंटिंग में नहीं रख रहे ना। हम 1 से 50 बात कर रहे हैं, हम 1 से 100 कर रहे हैं, हम जीरो से तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जीरो से करते तो जीरो की भी बात करते। तो सीधे-सीधे प्रश्न अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में अलग-अलग। रेलवे की परीक्षा में, आप ग्रुप डी की कोई परीक्षा हो, ठीक है? जूनियर लेवल की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, जैसे मान लो जहाँ-जहाँ आप ऐसे समझिएगा जो जो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उन हर परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा। अब 50 से जैसे किसी ने कहा, प्रगति जी ने पूछा, सर 50 से 100 तक कितने होंगे? तो भैया आप ही बता सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे हम आपसे पूछ लें कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कन्फर्म हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ही बताओ, 1 से 100 तक 25 है और 1 से 50 तक 15 है। तो 15 से आप 25 घटा 15 से 25 का डिफरेंस कर दीजिए, तो 10 हो जाएगा ना, 10 संख्या हो जाएगी। अगर हम 50 से 100 तक चाहते हैं। सही है ना? 10 संख्या हो जाएगी। यस। जीरो जो होता है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। याद रखिएगा, जीरो और 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। मतलब भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में इनको नहीं रखा जाता है। ठीक है? इसको आप हटा दीजिए। जीरो से 50 तक की बात करेंगे, जीरो और 1 को कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बारे में थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि जीरो और 1 को लेकर के अलग हमारी थॉट है। हम जीरो की बात करें और 1 की बात करें, तो इसको हम अलग बिहेवियर पे सोचते हैं। क्या सोचते हैं, मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा दिमाग में रखिए। आप जब हमारी गणित की शुरुआत हुई थी ना, जब मैथ स्टार्ट हुआ था, तो मैथ में केवल 2 कैलकुलेशन कंसीडर किए जाते थे। एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। और सही पूछा जाए तो दोनों एक ही हैं, मतलब जोड़ और गुणा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई थीम है। दो ही जो है हमारे पास जो है, दो प्रकार की थॉट थी, दो प्रकार की चीजें हमारे पास अवेलेबल थी। जी, सुनते जाइएगा। कंपोजिट के बारे में भी कंफ्यूजन रहेगा उसमें, ठीक है? क्योंकि शुरुआत मैंने 0 नहीं 4 से आपको बताया है। प्रगति जी, काउंटिंग नंबर्स की अगर बात कीजिए, आप काउंटिंग में लेके चलिए। मैंने कहा कि जोड़ और मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप जिन चीजों को जोड़ सकते हैं उनको आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 को अगर हम 10 बार जोड़े, इससे बढ़िया हम 2 को 10 से गुणा कर दें, वैल्यू सेम मिलेगी। फिर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बनकर आई। इनकी प्रॉपर्टीज मतलब इनके कुछ सिद्धांत बने। सिद्धांत में जो जोड़ था, उसने एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स इसको कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक हिंदी में कहते हैं योगात्मक तत्समक। ये बेसिकली इनवर्स के लिए पूछा जाता है। कहने का मतलब, हम किसी भी संख्या को अगर हम जीरो के साथ जोड़ते हैं, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत बार ऐसी आवश्यकता होती है जब हमें किसी भी वैल्यूज को एडिशन के फॉर्म में रखना तो होता है, बट उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ये अलग-अलग लॉजिकल या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अप्लाइड होता है। तो उस समय हम जीरो को अगर किसी के साथ ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय जीरो जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो हुआ वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। अर्थात अगर हम लोग सोचें तो माइनस ए जो होता है वो इनवर्स हो जाता है। कहने का सेंस हुआ कि अगर हम ए को माइनस ए के साथ ऐड करेंगे तो यू गेट जीरो, आपको आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है। तो जीरो इसी प्रकार से एडिटिव आइडेंटिटी है। जब हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सेम टू सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बनती है जब हम किसी भी संख्या को एक के साथ गुणा करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 is called the multiplicative identity and 0 is called the additive identity। मतलब यह आपका योगात्मक योगात्मक तत्समक होता है, इसका अलग नेचर ही है, ठीक है। और यह आपका गुणात्मक गुणात्मक तत्समक है। कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर हम किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि वह जीरो बना दे तो वह उस संख्या का इनवर्स कह जाता है, मतलब योगात्मक इनवर्स इनवर्स कहलाता है, उसको व्युत्क्रम कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कह दें किसी संख्या में, जैसे आपको हम कह दें कि 5 है, तो 5 का योगात्मक इनवर्स क्या होगा, मतलब जो मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स 5 का -5 होगा क्योंकि वह जोड़ करके उसको जीरो बना देगा। इसी प्रकार 5 का जो गुणात्मक इनवर्स होता है वो 5 गुणे मतलब 1/5 होगा, मतलब रेसिप्रोकल होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसको 1 बना देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई संख्या में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव नंबर उसका इनवर्स हो जाता है। कोई संख्या में अगर हम उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 1 हो जाता है, अर्थात उस संख्या में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 और 1 अलग प्रकार के नेचर पर नंबर होते हैं जिनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। हमसे गुणात्मक इनवर्स के बारे में बात किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स के बारे में बात किया जाता है। इसको विलोम प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम नेगेटिव हो जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम रेसिप्रोकल हो जाता है किसी भी संख्या का। इसका रीजन ये है कि नेगेटिव को अगर हम किसी में जोड़ेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, अर्थात आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, योगात्मक तत्समक मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर हम किसी के इनवर्स को मतलब रेसिप्रोकल को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका मतलब वह गुणात्मक इनवर्स है और उससे गुणात्मक आइडेंटिटी हमारी 1 हो जाती है, मतलब गुणात्मक जो है तत्समक 1 हो जाता है। 1 और 0 को लेकर के आप अभाज्य और अभाज्य की कैटेगरी में बिल्कुल मत जाइए। भाज्य अभाज्य अलग बात होती है। इसलिए अब देखो, जैसे आप ये समझो, कई बातें होती हैं। जैसे आप लोग एक बताइए मुझे, आज आप लोग कंप्यूटर की एक लैंग्वेज यूज करते हैं, आप सब यूज करते हैं, आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। बाइनरी लैंग्वेज पता है आपको क्या यूज करते हैं? बाइनरी। हमारे पास कुल 0 से लेके 9 तक के सिंबल थे। कितने थे भैया आपके पास? 0 से लेकर 9 तक के थे, मतलब कुल मिला के 10 सिंबल आपको भगवान ने दिया था। भगवान ने दिया था या आपको मैथमेटिक्स के जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। उन्होंने आपसे कहा था कि इनका उपयोग करिएगा गणित को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जब हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज आई तो वहां पर हमको 2 सिंबल का उपयोग करने के लिए कहा गया कि आप 0 और 1 का उपयोग करो कंप्यूटर में, जिसको आप बाइनरी कहते हैं। मैं बाइनरी पढ़ाऊंगा भी आपको अच्छे से। तो आपने कहा सर कि बाइनरी में हम 0 1 का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्वेरी आई है कि नहीं मन में आपके? कभी नहीं आई होगी। क्यों कर रहे हैं? क्यों हम 7 8 का उपयोग नहीं कर रहे हैं? हमें 4 5 आप दे दीजिए, हमें 9 8 9 दे दीजिए, हमें 2 3 दे दीजिए। हमें और ना दे करके कुछ हमें क्या दे दिया गया? 0 और 1 ही दिया गया। 0 1 देने के पीछे रीजन था। ऐसे नहीं कि शुरुआत में है 0 1 उठा के इनको दे दो। नहीं, इसके पीछे रीजन था। रीजन यही था कि 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब 0 योगात्मक तत्समक होता है और जो 1 होता है गुणात्मक तत्समक होता है। कंप्यूटर में आपको पता है कि कैलकुलेटर वर्क करता है। बेसिकली कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर से ही आया है। कैलकुलेटर मतलब पहले अगर सोचा जाए तो कैलकुलेटर ही था जो कि एडवांस में बनकर कंप्यूटर हो गया। बाद में उसको कंप्यूटर के रूप में लाके प्रेजेंट किया गया। तो कैलकुलेटर पर 2 ही कैलकुलेशन पॉसिबल थी। कैल्क शब्द दोनों में इन्वॉल्व है, ठीक है। कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना एक ही चीज से रिलेट करता है। तो वहां पर जो था कि जोड़ और गुणे को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। प्रायोरिटी क्या? वही ऑपरेशन ही था। तो हमारी जो कंप्यूटर की भाषा होती है या कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है, हम उसमें एक ही चीज को रिपीट कराते हैं, दोहराते हैं। जैसे आप अगर कोई भी वर्क करते हैं तो आप इनपुट अलग अलग डालते हैं, लेकिन वर्किंग और प्रोसेस एक ही तरह से होता है। जब आप जोड़ कराना चाहते हैं तो जोड़ भी कराने के लिए आप इनपुट ए और बी का मान अलग अलग डालते हैं, तो आपको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होता है, बट वर्किंग और प्रोसेस सेम होता है। मतलब उसे अपने बिहेवियर को सेम टाइम रिपीट करना पड़ता है। तो उसको ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमें कोई ऐसा टर्म दो जो कि ऑपरेशन को तो दिखाए, रिपीटिशन को दिखाए, मतलब हमें ये दिखाए कि चीज प्रोसेस हो रही है, लेकिन उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने किसी मशीन को रन करने के लिए कहा कि 100 बार रन करो, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क ना आए, यह तभी संभव है जो अपने आइडेंटिटी के साथ काम करेगा।
भाई जीरो जोड़ते जाइए 100 बार, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी आइडेंटिटी के साथ काम करेगा तभी ऐसा संभव है। इसलिए अगर सोचा जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जीरो और उनका उपयोग आइडेंटिटी की वजह से दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। बड़ी टेंशन रहती है, मैं आपको बताऊं सच में। तो मैंने अभी तक क्या बता दिया आपको कि भाज्य क्या है, सॉरी अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है। मैंने ये बता दिया, कुछ काउंटिंग के नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने चर्चा किया इसके बारे में, मैंने बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनते जाइएगा। अब सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है हमारे सामने, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा हम अभाज्य संख्याओं को सोचें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या जिसको आप लोग प्राइम नंबर बोल रहे हैं, प्राइम नंबर। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग देखें, अगर शुरू करें इसको लेकर के, तो शुरू आपने किया तो कहां से शुरू किया बताइए? जीरो नहीं, एक नहीं, दो से शुरू किया। ठीक है, दो आया, तीन आया, पांच आया, पांच आया, सात आया, ठीक है, 11 आया, 13 आया, इस तरह से आते गए नंबर। मैं आपको बता दूं, अगर अभाज्य संख्याएं तीन से बड़ी हों, मतलब आपकी जो अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभाज्य संख्या को अगर मैं यन मान रहा हूं, नहीं यन मत मानिएगा, अभाज्य संख्या को अगर आप जो है कैपिटल यन मान रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और यह मान अगर ग्रेटर देन 3 है, तो कोई भी अभाज्य संख्या, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यदि तीन से बड़ी है, तीन से बड़ी है, तो उसे 6n प्लस माइनस 1 के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, सुनते जाइएगा। जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो यन है, यन एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। आप ऐसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर हमारी अभाज्य संख्या तीन से बड़ी है तो हम हर अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। मतलब वह 6 के पहाड़े अर्थात 6 के मल्टीपल पर आने वाली संख्या से या तो एक ज्यादा होगी या तो एक कम होगी। जैसे अगर मान लो मैंने n बराबर 1 रखा, तो आप 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में चाहे एक घटा दें, चाहे 6 में एक जोड़ दें, देखिए 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। आया ना? ध्यान से सुनते जाइएगा। ये अगर n का मान आप 2 रख रहे हैं तो 6 इंटू 2 होगा, बराबर 12 हो गया। 12 में एक घटा दें, 12 में एक जोड़ दें, तो 11 हो गया और 13 हो गया, दोनों अभाज्य हो गए। इसी प्रकार से और आगे आप बढ़ाते रहिए, तो चाहे जिस संख्या को आप लिखेंगे, अगर वह संख्या हमारी अभाज्य है और 3 से बड़ी है, उस हर संख्या को हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब कोई कहेगा सर इसका मतलब आपने तो पहचान करने का एक बढ़िया मेथड बता दिया। हाँ बताया तो, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट बात नहीं है। जैसे कुछ बातें आप दिमाग में रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मैंने ये स्पष्ट बता दिया, कोई भी संख्या यदि अभाज्य है और 3 से बड़ी है तो उसे मैं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में जरूर लिख सकता हूँ। बट एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे आप अपने साथ नोट करिएगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बट मतलब लेकिन सभी सभी 6 प्लस n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी गई संख्या, लिखी गई संख्या अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। मतलब दो बातें मैंने आपको बताया है। मैंने कंफर्म कर दिया कि अगर संख्या 3 से बड़ी है और अभाज्य है तो 100% उसे हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपने 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख ही दिया तो जरूरी नहीं कि वह अभाज्य हो जाए। मतलब मैं दो बातें कह रहा हूं, दोनों शब्द को रिलेट करिएगा, अपनी कॉपी में अपने हिसाब से पॉइंट करिएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं जो 3 से बड़ी हैं उन्हें हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी गई संख्याएं ही अभाज्य होंगी। मेरी बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप एक बार मुझे इसको जरूर कंफर्म कर देना कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है शब्द की नहीं। मैंने कहा अगर वह अभाज्य है तो डंके की चोट पर वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो अभाज्य ही हो गया। बातें समझ रहे हैं? जैसे
आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने जैसे अभी देखा n का मान मैंने जैसे यहाँ पर 1 लिया, 2 लिया, मैंने कहा n का मान अगर 3 है तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 18 होता है। 18 में से 1 निकाल दो, 18 में से 1 जोड़ दो, ठीक है। 18 में 1 जोड़ते 17 हो गया या 19 हो गया। देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखे। लेकिन अगर मान लो n बराबर हमने 4 लिखा तो 6 गुणे 4 हुआ, मतलब 24 हुआ। अब सोचो 24 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो 25 हो जाता है, जो कि भाज्य संख्या है तो 6n प्लस 1 के रूप में, लेकिन भाज्य संख्या है ये। और हाँ, आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे 24 माइनस 1, तो चलो ठीक है, यह अभाज्य संख्या है, लेकिन 25 तो भाज्य संख्या थी ना। दो बातें आपको दिमाग में सेट करनी है कि ऑल नंबर ग्रेटर देन 3 written in the form of 6n plus minus 1 will always be prime number। मतलब अगर आपने उन्हें 6n प्लस 1 के, मतलब यह हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं जो 3 से बड़ी हैं उन्हें हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में जरूर लिख सकते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं, फिर सुनिएगा, कहिए तो मैं कहीं लिख दूं यहां पर, या मेरे शब्दों को आप समझ पा रहे हो। मैंने कहा सभी अभाज्य संख्याएं जो 3 से बड़ी हैं उन्हें हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी गई संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी। अभी भी डाउट है कि मैं फिर बताऊं? लिखूं फिर से मैं एक बार बोर्ड पर लिख दूं? नहीं समझ में आ रहा? गुड, चलो अच्छी बात है, जरूरी नहीं हर बात समझ में आ जाए। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, जो इसको उतारिएगा और इसे याद रखिए। मैंने कहा 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है ना। सभी अभाज्य संख्याओं जो 3 से बड़ी हैं उन्हें हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन अगला शब्द लिखिएगा, लेकिन सभी वह संख्याएं जिन्हें 6n प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शाया गया हो वह सभी वह संख्याएं जिन्हें 6n प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शाया गया हो वह जरूरी नहीं है कि अभाज्य होगी। मेरी बातें समझ पाए हैं? जैसे मैंने आप लोगों से कई बार कुछ बातें कहा है कि मैंने कहा सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय है। मैंने कहा क्या, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा जैसे सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी परिमेय होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये पढ़ाया मैंने आपको। जैसे मैंने आपसे कहा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसे मैंने आपसे कहा कि जो संख्या 3 से बड़ी हैं अगर वह अभाज्य हैं तो 100% उन्हें हम इस रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप सभी जिन संख्याओं को इस रूप में दिखा ही रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि वह अभाज्य हो जाएंगी। कुल बातें समझिए। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि आप कोई भी अभाज्य संख्या आप हमें दे दीजिए, मैं हर संख्या को इस रूप में लिख दूंगा, लेकिन हम ऐसी बहुत संख्याएं इस रूप में लिखेंगे जो अभाज्य नहीं होंगी। अभी कुछ पल्ले पड़ा? फिर मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को खूब दिमाग में सेट करिएगा कि जितनी भी अभाज्य होंगी 3 से अगर बड़ी हैं तो वह 100% इस रूप में आएंगी। मैं एग्जाम्पल लेकर के भी दिखा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर इस रूप में आ ही रही हैं तो अभाज्य हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको लिखकर दिखाया था। सबसे पहले जैसे मैंने n बराबर अगर 1 लिया था तो मैंने कहा कि अब अगर आप 6 इंटू 1 करेंगे तो मान भैया 6 आएगा। तो 6 में अगर हमने 1 जोड़ा और 6 में हमने 1 घटाया, घटाना वाला इधर कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा। 6 में 1 घटाया, 6 में 1 जोड़ा, तो ये हो गया भैया 5 और ये हो गया 7। आप चेक करिए दोनों अभाज्य हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, दोनों अभाज्य हैं।
अगर n का मान आपने लिखा 2 तो हमने लिखा 6 इंटू 2 6n हो गया, मतलब आया 12। 12 में 1 घटाइए, 12 में 1 जोड़िए, देखिए 11 हुआ और 13 हुआ, दोनों अभाज्य हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर हमने कहा n बराबर 3 लिया हमने, 6 इंटू 3 किया बराबर 18 हुआ, 18 में 1 घटाया तो 17 आया, 18 में 1 जोड़ा तो 19 आया, दोनों अभाज्य हैं, कंफर्म है। फिर आगे चलते जाओ, 6 n बराबर हमने लिखा 4, सोचते जाइएगा, तो 6n क्या होगा? 6 गुणे 4 होगा, मतलब 24 हुआ। अब 24 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा, 24 में 1 जोड़ूंगा, तो 24 में 1 घटाते ही 23 हो गया, 24 में 1 जोड़ते ही 25 हो गया। सोचो, ये तो अभाज्य है, लेकिन क्या अभाज्य है? नहीं है, ये भाज्य है। जबकि किस रूप में है 25? 25 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 4 प्लस 1। सोचिए, यह 6n प्लस 1 के रूप में है, लेकिन यह भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। मतलब आपने 6n प्लस 1 के रूप में दिखा दिया, लेकिन फिर भी वह भाज्य संख्या है। तो यही मेरा कहने का अर्थ है कि अगर कोई अभाज्य आप दे रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 31, ध्यान सुनते जाइएगा, 31 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 प्लस 1 है ना, 6n प्लस 1 के रूप में है। 37 है, देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 प्लस 1, 6n प्लस 1 के रूप में है कि नहीं है? है ना। 41 है, देखिए 6 इंटू 7 माइनस 1, 6n माइनस 1 के रूप में है कि नहीं है? मतलब मेरे कहने का अर्थ था कि सभी वह संख्याएं जो अभाज्य हैं वो 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है वो अभाज्य ही होगा। कुल बातें कंफर्म हुई, ठीक है। अब इसका उपयोग जो एक्चुअल है वो हम लोग पहचान के लिए अप्लाई करेंगे, पहचान के लिए अप्लाई करेंगे। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आप मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है वो आइडेंटिफाई करने का ही आता है, आइडेंटिफाई अर्थात अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। मतलब हमें कोई अभाज्य संख्या दी जाएगी, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या हमारी अभाज्य है ही या नहीं है। इसके लिए दो चीजें आनी बहुत आवश्यक है। आप मेरी बात को सुनते जाइएगा। हमारा जो अगला हेडिंग होना चाहिए कॉपी में यही होना चाहिए। अभी 6n प्लस माइनस 1 का रूप आएगा। सचिन जी भी टाइम चेंज करने वाले इशू के लिए मैंने आप लोगों को किया भैया, मैसेज मैंने अभी नहीं देखा, मैं आपसे विनम्र रूप से बोल रहा हूँ। मैसेज को मैं देख करके आपको स्पष्ट कर दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। सुबह से क्लास लगी थी, रात तक काफी काम किया हूँ और फिर सुबह से अभी एक्टिव हूँ। मैं आपको बता दूंगा, सब चीजें कंफर्म कर दूंगा। मुझे इसलिए मैं समय मांगता हूँ, कोई चीज के लिए तुरंत का तुरंत एक्टिवेट हो पाना संभव नहीं हो पाता है ना। आइए हम इसको थोड़ा समझिए मेरी बात को। अभाज्य संख्याओं को पहचान करने के नियम के लिए दो चीजें आना बड़ा जरूरी है। एक तो विभाज्यता। विभाज्यता विभाज्यता का मतलब ये होता है कि हम कम से कम किसी संख्या को डिवाइड करने का मेथड जानते हैं कि वह संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे कट रही है कि नहीं कट रही है, पहचान करने की हमारे अंदर क्षमता हो। दूसरा वर्ग, स्क्वायर, या हम ऐसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। बेसिकली हम आप ऐसे समझिए, पर इसको हम डिविजिबिलिटी कहेंगे। हालांकि पूरा कुछ पढ़ाया ही जाना है आप लोगों को, डिविजिबिलिटी भी पढ़ाई जानी है। और पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई जानी है, ठीक है। इन दोनों की मदद से ज्यादातर स्थितियों में हमने अभी तक अभाज्य संख्याओं की पहचान करी है। मतलब अभी दो चीज आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाने हैं। तो हम अभाज्य को पहचान करने के लिए दो चीजें बड़ी मस्ट होती हैं, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, पूर्ण वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। ये दो तीन चीजें अगर कंफर्म रहती थी तो हम स्कूल में भी कर लेते थे, अभी भी कर लेंगे। जैसे आपको कोई भी एक संख्या दी जाए, मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए मुझे दिया 71, मुझसे कोई कहे कि इसको चेक करो क्या यह भाज्य है कि अभाज्य है। नियमता क्या होता है, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आया कि आप 71 को चेक करिए कि भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। आप इसको कैसे पहचानते हैं? हम क्या करते हैं, हम इसके नजदीक सबसे क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग जैसे ऐसे होते हैं, पहले इनको पूर्ण वर्ग को थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। एक है, एक का वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। अभी बाद में खूब डिटेल से और पहचान करने का नियम भी बताएंगे, टेंशन से बताएंगे। यस, टेंशन नहीं रहेगी, सब चीजें कंफर्म हो जाएगी। टेंशन तो हम थोड़ा बहुत मान लो पढ़ाते समय देंगे ही आप लोग को। एक है, चार है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ठीक है, 64 है, 81 है। ये सब क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग होते हैं, जो किसी संख्या के वर्ग होते हैं।
तो आपको 71 के सबसे नजदीक हमें पहला पूर्ण वर्ग देखना है, और आप कोशिश करना बाद का देखिएगा, पहले का मत देखिएगा प्रवीण। बाद का देखोगे तो आएगा 81। कितना आएगा? 81। ठीक है, कितना आएगा? 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं उठा लीजिए। इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लीजिए। छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लीजिए। अब इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में आपको मिलेगा 2, 3, 5, 7। आप इन सभी से चेक करके देखिए, इन सब से डिवाइड करके इसको चेक करिए। अगर यह किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो भाज्य हो जाएगा, नहीं तो अभाज्य हो जाएगा। नियम ये होता है। मतलब हमें क्या क्या करना होता है, हमारे पास जो दी गई संख्या होती है उससे बड़ा, ध्यान से देखिए, एक स्टेप्स मैं कुछ लिख दे रहा हूं जो जनरल होते हैं, हम लोग अक्सर स्कूल में फॉलो करते थे। दी गई संख्या से संख्या के नजदीक पहला पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, या पहली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, उसके वर्गमूल से कम सभी अभाज्य संख्याओं से संख्या की विभाज्यता चेक करते हैं। संख्या की विभाज्यता चेक करते हैं। इसमें क्या बनेगा? यदि वह किसी से भी विभाज्य होगी, यदि संख्या किसी से भी विभाज्य होगी तो वह एक भाज्य संख्या कहलाएगी। अन्यथा अभाज्य संख्या होगी। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से ऐसे दिखाते हैं। संख्याओं की नियमता यही रूल होता है, जो हमारे पास दी गई संख्या होती है उसके नजदीक सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लेते हैं। किसी से भी अगर वह कट जाए तो अभाज्य है, नहीं तो अभाज्य है। अब देखो, जैसे मान लो हमने कहा कि 71 था, उससे क्लोजर 81 लिया, 81 का वर्गमूल 9 हुआ। 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ली, मैंने 2 से चेक किया, नहीं कट रहा। अब यहाँ विभाज्यता काम कर रही है। देखो, 2 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 के लिए ध्यान से देखिएगा, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से हमने चेक किया तो 2 से नहीं कट रही है। 3 का नंबर, 3 से करने के लिए हमें डिजिट को जोड़ना पड़ता है, 7 1 8 होता है, 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 हो, तो 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 10 सत्ते 70 होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने यह जो दी गई संख्या है, यह क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको आप सीरियसली समझिए। आप इस पन्ने को अच्छे से क्लियर करिए। ऋषभ करे सर जी बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहता हूँ जिसको आप खूब ध्यान से सुनिएगा। यस, लास्ट वाली लाइन, ये पूरी लाइन समझ लीजिएगा। संख्या के नजदीक पहली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, उसके वर्गमूल से कम सभी अभाज्य संख्याओं से संख्या की विभाज्यता चेक करते हैं। यदि संख्या किसी से भी विभाज्य होगी तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा अभाज्य संख्या कहलाएगी। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टरों वाली राइटिंग है, अच्छे से मैंने लिखा है। ये हमारे सभी जितने पढ़ने वाले हैं वही लोग पहचान भी पाएंगे, और कोई नहीं पहचान पाएगा। चलिए, जल्दी जल्दी में लिखा गया है ना, आप समझ गए होंगे सब लोग जो बताया हूँ। थोड़ा सा भैया ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे एक संख्या 71 लिया है, हमको इसको चेक करना है। क्या चेक करना है? इस संख्या को हमें चेक करना है कि यह प्राइम है कि कंपोजिट है। अब कुछ बातें मेरी और सुनिए आप लोग। कुछ रूल्स ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम आर नॉट। अगर हमें किसी संख्या को पहचानना है कि वह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे अंत में
0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा। अगर वह भाज्य है तो देखिए ध्यान से हम किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य के लिए कर रहे हैं। अभाज्य के लिए अगर संख्या अभाज्य है तो अभाज्य है तो किसी भी हालत में अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा। इकाई चेक कर लो, ना 0 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 8 हो सकता है। मैंने कहा अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा। अगर होगा तो वह संख्या भाज्य हो जाएगी, अन्यथा अभाज्य। अभी अभी अभाज्य के लिए मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दूंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो वह अभाज्य तो नहीं रह गई, वह भाज्य हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर मतलब अंत में है या नहीं है तो अभाज्य ही हो गई। कहने का अर्थ है कि अगर अभाज्य है तो किसी भी हालत में 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं होगा। ये सुनिएगा, अंत में 5 भी नहीं होगा, अंत में 5 भी नहीं होगा। सुनते जाइए, ना 2 होगा, ना 0 होगा, ना 2, 4, 4, 6, 8 ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से कटने की स्थिति दिखाता है, 5 से कटने की स्थिति दिखाता है। तो अंत में हो क्या सकता है? अंत में 1, 3, 7 और 9 हो सकता है, हो सकता है। अंत में 1, 3, 7, 9 हो सकता है। ठीक है? अब 1, 3, 7, 9 अगर हो गया है तो अब आपको जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है। हम क्योंकि जानते हैं, अभी हमने एक प्रोसेस आपको बताया है, जैसे हमारे पास जो ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं, हमने आपको ये भी बताया कि सभी अभाज्य संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, ये भी हमको अच्छे से पता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपनी संख्या जो कि हमें जैसे 71 दी गई है, अगर हम इसको 6n प्लस माइनस 1 के रूप में ब्रेक करें, तो अगर हम संख्या को 6n प्लस माइनस 1 के रूप के लिखने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास टर्म बने उसमें एक जोड़े या घटाएं, जो 6n के रूप में आए उसमें एक जोड़े या घटाएं, तो वह मान 6 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 6 से। और 6 से जो संख्या कटती है या तो 2 से कटती है या तो 3 से, मतलब सॉरी 2 और 3 दोनों से कटती है। कंफर्म है कि 2 अगर अंत में रहेगा तो चेक ही नहीं करेंगे, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, चेक नहीं करेंगे। कुल मिला के हम उसको 3 से चेक कर लेंगे। किससे चेक कर लेंगे? 3 से। अगर वह 3 से कट जा रही है तो वह हमारी 6n प्लस माइनस 1 के रूप में आ रही है, तो हम उसको एक अभाज्य संख्या सोच सकते हैं। जैसे सुनिएगा, 71 लिखा है। अब 71 को ये सबसे बड़ी समस्या है कि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखना भी बड़ा टफ है आपके लिए। तो आप इसको एक काम करिए, ऐसे सोचिए, 7 और 1 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 8। मतलब आपको पूरे को ऐड करने, मतलब पूरा एकदम प्रोसेस समझने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 7 प्लस 1 कर दो, 8। अब 8 में 1 घटा दो, 8 में 1 जोड़ दो। तो भैया 8 में 1 जोड़ने घटाने से क्या हो गया? 7, और 8 में 1 जोड़ने से हो गया 9। चेक करिए क्या 9 3 से कट रहा है? अब आपको किससे भाज्यता चेक करनी? केवल 3 से, केवल 3 से। 9 3 से कट रहा है, तो कंफर्म है कि यह 6n प्लस 1 के रूप में है। अगर यह 6 मतलब यह इसी फॉर्मेट में है, मतलब 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है, तो यह एक अभाज्य संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या हो सकती है, दिए गए ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे हमें पहचान ही करना है तो आपको डिजिट को जोड़ देना होगा। जोड़ करके एक घटाकर, या अभी मैं सबको बताता हूं, चेक करते जाइएगा। एक जोड़कर या एक घटाकर, आप ध्यान से बातें सुनिएगा। जो प्राप्त नंबर है उनको 3 से उनकी भाज्यता चेक करिएगा, 2 से मत चेक करिएगा, क्योंकि तो कंफर्म है कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करिएगा, अगर वह 3 से कट जा रहा है तो कंफर्म है कि वह अभाज्य हो सकता है। मेरी बातें आप समझ पाए होंगे। जैसे 8 7 एक जोड़ने पर 8 आया था, अब वैसे भी हमने इस कंफर्म कर दिया था कि अभाज्य संख्या है। अब आपको 8 मिला, 8 में 1 घटाने से 7 आ रहा है और जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य के रूप में आ सकता है। यह मान आज भाज्य के रूप में आ सकता है। यस, सम ऑफ डिजिट बिल्कुल चेक करना है। सम ऑफ डिजिट, लेकिन उसमें प्लस माइनस 1 एक प्लस माइनस 1 भी करना है। यस, नहीं एक कोई भी हो जाए मोना जी, मतलब कुछ भी एक ही होगा ना, या तो नंबर 6n प्लस माइनस प्लस के रूप में होगा, प्लस 1 के रूप में होगा, या तो माइनस 1 के रूप में होगा। दोनों थोड़ी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर या तो प्लस 1 के रूप में होगा या माइनस 1 के रूप में होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में? आप पूरी बात को सुनिए। जैसे हमने कहा भाई देखो 71 को हमें चेक करना था, हमने क्या दोनों डिजिट को जोड़ दिया, जोड़ने से क्या आया? 8 आया। 8 में 1 घटा दिया तो 7 आया, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 आया। हमको चेक करना है किससे? 3 से। किससे चेक करना है? 3 से।
3 से हमने चेक किया कि कोई भी एक कट जाए तो वह आपका 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। अगर होगा तो अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे और नंबर मैं उठाता हूं, आप चेक करिएगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने मैंने दिया 137। प्लीज बातों को ध्यान से सुनिए, कंसीडर करिए। जैसे अगर नॉर्मल रूल से हमें करना है, मान लीजिए हमें बाई नॉर्मल जो हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोसेस है, नॉर्मल रूल, उससे अगर मैं करना चाहता हूं कि यह अभाज्य है कि नहीं है, सुनिए, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि यह अभाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं। सुनते जाइए। तो आप इससे बड़ा वह नंबर पूर्ण वर्ग सोचिए, 144 होगा ना। 144 का वर्गमूल किया 12 होगा। 12 से छोटे सभी अभाज्य सोचिए, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। सबसे इसकी भाज्यता चेक करें, इसके लिए भाज्यता आनी चाहिए। अब 137 2 से कटेगा नहीं ना। 3 से हमने चेक किया, 7 3 10 1 11 कटेगा नहीं। 5 से अंत में 5 नहीं है, नहीं कटेगा। 7 से हमने चेक किया, देखो 7 1 के 7, 7 6, 7 से भी नहीं कटा। 11 से कटने के लिए 7 1 8, 11 से भी नहीं कटेगा। किसी से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया भैया ये प्राइम है। क्या है? प्राइम है। अब ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन ये नंबर बड़े हो जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं जो बता रहा हूं उसको चेक करिए। हमने कहा 137 था, मेरी इन्हीं बातों को दिमाग में रख लीजिए आप लोग। आप इनको जोड़िए, 7 3 10 1 कितना हो गया भैया? 11 हो गया। डिजिट को जोड़ा तो कितना आ रहा है? 11। क्लियर है? 11 में एक घटाइए, 11 में एक जोड़िए, कोई भी एक मान, जैसे ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, आप मुझे बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? यस कटेगा। तो कन्फर्म है कि यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। नहीं समझ में आया अभी भी? बताइए। मैंने कहा कि आपने डिजिट को जोड़ा, जोड़कर एक घटाया, एक जोड़ा। डिजिट को जोड़ा, जो मान आया उसमें एक घटाया, एक जोड़ा। यदि मान वह 3 के पहाड़े में कोई भी आ जाए तो कह देना अभाज्य है। ठीक है? कह देना क्या है? अभाज्य है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं अभी? किसी को समस्या है तो प्लीज बता दें। सही है ना? ठीक। डिविजिबिलिटी से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो एक और उठाता हूं मैं। मैंने कहा भैया 187 है। थोड़ा सा आइए, सब दिमाग लगाइए, चेक करिए। अगर हम नॉर्मली करेंगे तो हमारे पास क्या है? इससे बड़ा 196 है। 196 का वर्गमूल करिए, 14 आएगा। 14 से छोटी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन कभी कभी नंबर इतने बड़े हो जाएंगे तो भाज्य की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं कटेगा मोना जी तो भाज्य कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप सोचो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इतने नंबर हैं। आप सबसे चेक करो। 2 से तो कटेगा नहीं, चलो। 3 से 8 7 15 1 16 नहीं कटा। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि अंत में शून्य या 5 होना। 7 से चेक किया, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 7 1 8 कट जाएगा। 11 से कट जाएगा। 11 से कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि यह क्या है? 11 से कट रहा है ना, 11 1 11 से 11 7 77। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। यह क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य नहीं है क्योंकि 11 से कट जा रहा है। ठीक है? तो यह भाज्य संख्या है। क्लियर है? अब यह भाज्य संख्या है। अब इसको थोड़ा उस तरह से सोचिए। ठीक है? अब एक चीज दिमाग में रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, जब एक्चुअली आप दिमाग में सोचो, मैंने दो बातें आपको बताया था। 6n प्लस माइनस 1 के रूप में जो होगा वह जरूरी नहीं कि वह अभाज्य है, लेकिन यह श्योर है जो अभाज्य है वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। अगर आप इसको भी देखो तो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में आ जाएगा ना। लेकिन आप जो है पहचान और एलिमिनेट के लिए 6n प्लस माइनस 1 का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा। और बड़े नंबर में जब हमें एलिमिनेट करना होगा तो वही प्रोसेस आपके काम आएगा। यस, मैं कह तो रहा हूं आपसे। अगर हमने उस मेथड से सोचा, 8 7 15 1 16 है। अब सोचो, 16 में एक घटा दें, 16 में एक जोड़ दें, तो ये 15 हो गया और यह 17 हो गया। कन्फर्म है कि यह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है। लेकिन यह संख्या एक भाज्य है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि 25 भी 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है, लेकिन वह भाज्य है। मतलब यही तो यहां तर्क बनता है कि अगर वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो जरूरी नहीं कि वह अभाज्य है, लेकिन यह श्योर है कि अगर वह अभाज्य है तो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो यहां पर जब हमको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो हम लोग अपने फॉर्मेट को अप्लाई कर करके देखेंगे, मतलब उसमें एलिमिनेट करने की बात आएगी। मैं कह तो रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में रहेगा, जरूरी नहीं कि अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य हो सकता है, ये ध्यान में रखने की बात होती है। यस, यही बात है, आपको समझना है। और देख लीजिए आप लोग,
जैसे मतलब इसी तरह से हमको पहचान करने के लिए सोचना पड़ेगा, मतलब ये सबको अप्लाई करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए इस पर अभी और हम एक्टिविटी रखेंगे और आपको बातें समझाएंगे। जैसे आप, हाँ हाँ हाँ, 3 से काटना है, बिल्कुल करना है यही चीज, 3 से ही काटने की बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 191, बातें समझिए। अब 191 है, मैंने कहा कि इसको चेक करो कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। फिर वही स्थिति आई, आप अगर इसको 196 के नजदीक देख रहे हैं, 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। 14 के लिए देखिए 2 होगा, 3 होगा, 7, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। मैंने सबसे चेक किया, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 7 दूना 14 नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 से भी नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटा तो कन्फर्म है कि अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। अब आप अगर इसको चेक करिए तो उस रूप में आ जाएगा। जैसे देखो, अगर हमें ऑप्शन से मैच कराना, एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा 191, 9 1 10 1 11, कितना रहा? 11। 11 में एक घटाओ, 11 में एक जोड़ो, तो ये 12 आया, 12 3 से कट रहा है, तो यह अभाज्य हो सकता है। ऐसे बनता है, यह अभाज्य हो सकता है, ये स्थिति बनकर आई। और अब बहुत सारे ऑप्शन की वजह से एलिमिनेट भी हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभाज्य है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर आप समझिएगा 6n प्लस माइनस 1 इस रूप में है, मतलब हम कहेंगे सभी अभाज्य, सुनिएगा, सभी अभाज्य 3 से यदि बड़े हैं तो इस रूप में हैं, रूप में होंगे। परंतु यदि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो जरूरी नहीं कि सभी अभाज्य हैं, मतलब जरूरी नहीं कि सभी अभाज्य। यही लाइन हमको हिट करा देगी। क्लियर है? आपको यही चीज समझना है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन होगी तो उसको दूर भी किया जाएगा, निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लो। अभी हम लोग को अभी अभाज्य में पढ़ना है। एक तो पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कल ऑप्शन की मदद से, और टेक्निकली थोड़ा सा आप समझ पाओगे, और भी कंफ्यूजन जो होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, घटाने पर 10 आ रहा है, घटाने पर 10 वो नहीं कट रहा है, एक कट जाए बस। और उसके अलावा जैसे अभी हमें 3 चीजें और कंफर्म करनी है जो पेयर के बेस पर होता है, रिलेटिव, कोप्राइम, ट्विन प्राइम। मतलब कल का लेक्चर अभाज्य खत्म कर देगा, कल का लेक्चर अभाज्य खत्म कर देगा। बाकी आप लोग कल मिलिए इसके आगे के डिस्कशन के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए, इतना रिवाइज करिए, पढ़िए, और हम कल आगे की बात करते हैं। चलिए, मिलता हूँ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।